अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम जी, आ रही है। यस मैम। अच्छा, बच्चों आप लोगों के लेक्चर्स पैथो के लंबे हैं, लेंथी हैं, रहते हैं अभी। सो मैं कोशिश करूंगी कि इनको टाइमली कवर करें हम लोग। सो जस्ट बेयर विद इट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर और उसके बाद फिर असेसमेंट होगी। कोई इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैम अब वाइवा ही होगा या मंडे को दोबारा लिस्ट रिपीट होगी? सॉरी आई डिडंट गेट इट। मंडे को लिस्ट कौन सी रिपीट होगी? मतलब जिस तरह से मैम स्टार्ट से आपने अल्फाबेटिकली लेना शुरू किया था ना, ये जो आप सुन रही थी, तो ये दोबारा आप सुनेंगी या वाइवा ही होगा? नहीं, बस असेसमेंट होगी। अब आप लोगों का सेशनल लेना है, आप लोग वही देंगे अब। मैम जनवरी के फर्स्ट वीक में या आगे हो गया? नहीं, अभी फर्स्ट वीक में ही लेना है मैंने। आप लोगों का जो आएगा वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे नेक्स्ट वाला, इस पे रखना है मैंने। बाकी मैं टाइमिंग्स आप लोगों से पूछ लूंगी कि वो क्लैश ना करें। ओके मैम। तो आप लोगों को बीच में थोड़ा टाइम मिलेगा, आप उसको यूटिलाइज करें। चलें जी, लेक्चर शुरू करती हूँ। कोई इशू बता दीजिएगा। अच्छा, पैथो में एक टॉपिक था ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस का। वो टॉपिक मैंने ऐड किया है क्योंकि इसमें कुछ डिजीजेज हैं जिसके बारे में पता होना जरूरी है। उसके बाद फिर हम वापस माइक्रो पे जाएंगे। ठीक है, सिर्फ यही एक लेक्चर ऐड हुआ। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होती क्या है? इन एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, इफ यू इनहेरिट द एब्नॉर्मल जीन फ्रॉम ओनली वन पेरेंट, यू कैन गेट द डिजीज। ठीक है, दैट इज ऑटोसोमल। जो रिसेसिव होगी उसमें अगर आप एक पेरेंट से ले रहे हैं तो दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड. So often one of the parents may also have the disease in the autosomal dominant trait. There are some of the important autosomal dominant disorders जिनको हम one by one थोड़ा सा उसका overview ले लेते हैं. Adult polycystic kidney disease hereditary renal disorder है. इसमें किडनी के अंदर बायलैटरली दोनों किडनीज में सिस्ट बनते हैं, काफी सारे मल्टीपल सिस्ट, एंड these cysts destroy the renal structure. Usually जो onset of age है that is 20 to 40 years. There is massive enlargement of the kidneys and patient is going to present with the flank pain and hematuria होगा, that is the blood in the urine, और hypertensive हो जाएगा patient. This is how a polycystic kidney looks like. And why it is happening? Because of the mutation in the gene that encodes for it, जिसको हम जीन एडल्ट पोलिसिस्टिक किडनी डिजीज 1 के नेम से डिनोट करते हैं, RT क्रोमोसोम नंबर 16, and it can also be associated with polycystic liver disease हो सकता है. लिवर में इसी तरह सिस्ट बन सकते हैं, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स कर सकता है. बेरी एनोरिज्म्स होते हैं स्मॉल एनोरिज्म. व्हाट इज एनोरिज्म? व्हिच इज द डायलेशन ऑफ द वेसल. और इसमें यूजुअली मेजर जो आर्टरीज होती है लाइक एओर्टा वो इन्वॉल्व होती है. और बेरी का मतलब है स्मॉल, लाइक द साइज ऑफ अ बेरी. तो उसमें स्मॉल एनोरिज्म्स होते हैं एंड दे आर प्रोन टू रप्चर एंड ब्लीड. Familial hypercholesterolemia, तो it names indicates कि ये एक जेनेटिक डिजीज है. और hypercholesterolemia ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है. So you know there are different types of the cholesterol. इसमें जो डिफेक्ट है that is of the LDL receptor. LDL आपका low density lipoprotein होता है which is a bad cholesterol, and your good cholesterol is VLDL, very low density lipoprotein. सो अगर LDL रेज्ड हो तो इसका मतलब दिस इज अ बैड साइन. और VLDL जो है
दैट इज अ गुड साइन। सो इस रिसेप्टर का डिफेक्ट है जिसकी वजह से एलडीएल ब्लड से रिमूव नहीं होगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल हेट्रोजाइगोट्स में 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में जाएगा और होमोजाइगोट्स में 700 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में चला जाएगा। होमोजाइगोट्स का मतलब ये होता है कि उनकी जीन्स में सेम एलील्स होती है, एक जीन के अंदर दो एलील्स होती हैं, सो दे आर सेम। बट हेट्रोजाइगोट्स वो होते हैं जिसके अंदर एलील्स डिफरेंट होती हैं इन द सिंगल जीन और इन द सेम जीन। ठीक है, एथरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा in the vessels. MI may develop due to atherosclerosis. Tendon xanthomas in Achilles tendon. जो टेंडन xanthomas होता है ना, उसमें बेसिकली इसकी अपीयरेंस ऐसी होती है, इसमें नोड्यूल्स और पेप्यूल्स बन जाते हैं स्किन पे, सबक्यूटेनियस टिश्यू पे, और डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ये इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज दी xantho और एशिलीज टेंडन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। It looks like this. The patient with the familial hypercholesterolemia. अच्छा, next is Osler-Weber-Rendu syndrome. इसको हम hereditary hemorrhagic telangiectasia भी कहते हैं. We read about telangiectasia. It is the basically inherited order of blood vessels resulting in excessive bleeding. इसमें telangiectasia मिलेगा जो venules की dilation हो जाती है, हम आगे देखते हैं दोबारा। Recurrent epistaxis होगा, skin discoloration हो जाएगी, usually reddish purplish, and arteriovenous malformation हो जाएगी, arteries और veins की। abnormal blood vessels basically बन रही है। recurrent epistaxis, telangiectasia हमने क्या पढ़ा था? It is a condition in which Biden venules tiny blood vessels that cause a thread-like red lines or patterns क्योंकि वो थोड़ी dilate हो जाती हैं, and they are also known as spider wings because of their fine and web-like appearance. So this is how our telangiectasia looks like. तो ये with age भी होता है, हमने पढ़ा था, और ये इस disease से related भी है। Next is hereditary spherocytosis. इसमें defect कहाँ होगा? There is a defect in the protein named as spectrin or ankyrin. This is a membrane protein. So जब इस प्रोटीन को इनकोड करने वाली जीन में म्यूटेशन होगी तो it will allow the erythrocytes to change their shape. Abnormal erythrocytes जो होते हैं वो sphere shaped के हो जाएंगे, hence spherocytosis इसको हम कह रहे हैं, rather than the normal biconcave disc shape. Normal shape biconcave होती है, so अगर shape उसकी change हो जाएगी तो क्या होगा? The dysfunctional membrane protein interfere with the cell's ability to be flexible to travel from the arteries. Shape different होने की वजह से वो मूव नहीं कर सकेगी और आर्टरी से जब स्मॉलर कैपिलरीज में जाना तो उसमें एंटर नहीं हो सकेगी, और the difference in the shape also makes the RBCs more prone to rupture, और जब abnormal RBCs होते हैं तो spleen जो होती है उसको रिमूव कर देती है। Cells with these dysfunctional proteins are degraded in the spleen. So spleen का काम यही होती है कि abnormal जो RBCs होते हैं या वहां पे जाके सारी डिग्रेडेशन होती है। So इसका मतलब है कि there will be the shortage of the erythrocytes from the circulation क्योंकि वो abnormal बनते जा रहे हैं और वो सारे spleen के पास degrade हो रहे हैं, उनका काम कोई नहीं है। So it results in hemolytic anemia में ये आएगा क्योंकि RBCs जो है वो रप्चर भी होंगे और डिग्रेड भी हो रहे होंगे। So RBCs का लेवल कम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, that will be of hemolytic type. So इसकी ट्रीटमेंट स्प्लेनेक्टमी इसमें की जाती है ताकि जो बन रहे हैं वो डिग्रेड ना हो, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू ऑन। आप उसको आयरन देते रहें, जिस जो मर्जी देते रहें, लेकिन स्प्लेनेक्टमी के बगैर क्या होगा? आयरन उसका आरबीसीज कम ही रहेंगे। So the blood vessels, this is how a normal cell looks like. It is biconcave
and this one is the spherocyte, sphere-like structure. Marfan syndrome, that is basically a connective tissue disorder where there is a mutation in the gene that is encoding for fibrillin. So it is called by mutation in FBN1, one of the genes that makes fibrillin, which results in abnormal connective tissue. And it is an autosomal dominant disorder. About 75% of the time, the condition is inherited from a parent with the condition, and 25% जो है वो न्यू म्यूटेशन हो सकती है. So 75% केसेस में पेशेंट जो होगा उसके पेरेंट को ऑलरेडी वो डिजीज होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना. So affecting the skeleton, heart and eyes. फाइंडिंग्स क्या होंगी? जो ऐसा इंडिविजुअल होगा वो बहुत टॉल होगा with long extremities, long legs and arms and fingers and toes. और उसमें कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं pectus excavatum. It is a congenital deformity of the anterior thoracic wall, जिसमें sternum और rib cage abnormal जो है वो proportion में होते हैं, disproportionately present होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट की एक caved in या sunken appearance होगी. How it looks like? It looks like this. This is pectus excavatum. So they also typically have overly flexible joints, connective tissue disorder है, and scoliosis. Scoliosis में जो vertebral column होती है, that is curved form. The most serious complications involve the heart and aorta, with an increased risk of mitral valve prolapse and aortic aneurysm. I have just explained that is the dilation of the aorta, and that can lead to rupture and bleeding. Lungs, eyes, bones, and the covering of the spinal cord are also commonly affected. Hyperextensive joints होंगे. Subluxation of lenses हो सकती है. जो luxation होती है इसमें चाहे वो complete dislocation नहीं हो रही होती, लेकिन वो कह सकते हैं आपके that is the partial dislocation of the lenses. आगे हम देखते हैं कि ये क्या है. Cystic medial necrosis of aorta is a condition. ये क्या होती है? Basically caused by collagen linking defects, जो हम पढ़ रहे हैं syndrome Marfan में हो रहा है ये, leading to the deposition of basophilic ground substance in the media in the cell cytoplasm, creating a cyst-like lesion. जब इसमें cyst-like lesion बनती है, so cystic mean there is a cyst-like lesion जो कि आर्टरी की वॉल में बनेगी और उस वॉल को वीक कर देगी. दिस इज द मेन पॉइंट कि ये मार्फन में हो रहा है और इसमें artery wall weak हो जाती है due to the formation of cyst-like lesions. Subluxation is a condition when the crystalline lens is partially displaced but contained within the lens space के अंदर. Displaced हो गया लेकिन lens space में पड़ा हुआ है. So few zonular attachment, जिसके fibers होते हैं zonular fibers होंगे, तो उसमें वो सारे attach नहीं होते लेकिन कुछ attachment उसकी रह जाती है. बट ये complete dislocation की तरफ भी जा सकता है जब अटैचमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगी. So Marfan syndrome का patient जो है वो that is very tall, disproportionately long legs, arms, toes and fingers, extremely tall and cylinder bell, long narrow face होगा इसका, high arched neck होगी, crowded teeth, indented or protruding sternum, dislocated lenses, high pressure in the eye भी हो सकता है इसकी वजह से, cystic changes in the lungs, flexible joints, flat feet, curved spine, scoliosis, abnormal heart sounds. So इसमें ये पिक्चर के ये सिम्टम्स देख लीजिएगा. शॉर्ट टोर्सो का मतलब होता है शॉर्ट ट्रंक. So it's trunk. Neurofibromatosis type 1 हम already पढ़ चुके हैं. I'm going to revise.
कि बेसिकली इसमें म्यूटेशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 17 होगी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड न्यूरोफाइब्रोमिन which is needed for normal function in many human cell types. उसमें म्यूटेशन हो गया वो प्रॉपरली नहीं बनेगा और इसमें मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं. It causes tumors along the nervous system which can grow anywhere on the body. One of the most common genetic disorder and we are talking about autosomal dominant सारे हम autosomal dominant ही पढ़ेंगे. इसके अंदर जो characteristic findings होती हैं वो क्या होती है? कैफेओलेट स्पॉट्स जो होते हैं या मैक्यूल्स बनते हैं इसमें बेसिकली ये फ्लैट पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स होते हैं लाइक कंजेनिटली प्रेजेंट होते हैं मार्क्स एंड लाइक दिस इस तरह के पूरी बॉडी में मार्क्स हो सकते हैं कहीं भी. न्यूरल ट्यूमर्स बन सकते हैं इसके अंदर. Leash nodules, brownish red spots in the colored part of the eye. We can look over it in the further slide. Scoliosis, curvature होगा spine का. Gliomas क्या होते हैं? A glioma is a type of tumor that starts in the glial cells of the brain or the spinal cord. Leash nodules, melanocytic hematomas होते हैं basically. Hematoma क्या होता है? Hematoma is a non-cancerous tumor that is made up of abnormal mixture of the normal tissues and cells from the area in which it grows. और ये कहीं भी बन सकते हैं. So normal tissues जो होते हैं उनका abnormal combination होता है and it is benign. So these are melanocytic hematomas. Melanocytes के बनेंगे that appear as well-defined dome-shaped elevations projecting from the surface of iris of the eye. And they are clear to yellow or brown हो सकते हैं. So it looks like this. कि आपको जो brownish नजर आ रहे हैं ये सारे ये हैं the leash nodules. ये भी सारे leash nodules हैं. ये चीजें ना important हैं. So this is the normal spine. लेकिन scoliosis में curve आ जाती है spine के अंदर. Glioma जो होता है हमने पढ़ लिया कि glial cell से arise होता है और commonly in the brain. There is another disease which is tuberous sclerosis complex. It is a rare multi-system autosomal dominant genetic disease that causes non-cancerous tumors, benign tumors. अब इसमें multiple organs involve होते हैं brain, kidney, heart, liver, eyes, lungs and skin. The combination of symptoms may include seizures, intellectual disability, developmental delay, behavioral problem. ये सारे तो आपके आगे brain से related. अब स्किन एबनॉर्मेलिटीज, लंग डिजीज, किडनी डिजीज ऑब्वियसली सारी चीजों को ये इफेक्ट कर रहा है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम उसके फीचर देख लेंगे. So basically it is caused by mutation of either of two genes, TSC1 or 2, which code for the proteins hemartin and respectively. With the TSC2 mutation जो होती है वो majority of the symptoms कराती है, severe form of the symptoms करवाएंगी. So these proteins hemartin and tuberin are acting as tumor growth suppressor, but अब इसमें mutation आ जाएगी. So, इसके जो कुछ important terms और symptoms and signs होते हैं उसको हम देख लेते हैं. Hypomelanic macules, इनको हम ash leaf spots भी कहते हैं. ठीक है, बेसिकली ये स्मॉल वाइट और लाइट पैचेस होते हैं ऑफ द स्किन और दे कैन अपीयर एनीवेयर ऑन द बॉडी. White or lighter patches, so you can guess that is because of the lack of melanin. They are usually the only visible sign of TSC at birth. उसके बाद एक और पैच होता है, इसको हम कहते हैं shagreen patch. It is a connective tissue hematoma with leathery texture and is found most commonly in the lower back region. You should be able to differentiate these things. एंजियोमायोलाइपोमास क्या होते हैं?
Angiomyolipomas are most common benign tumor of the kidney and ये benign होते हैं बट इसमें किडनी फंक्शन काफ़ी इम्पेयर होता है, ब्लड वेसल डायलेट करके बर्स्ट कर सकती हैं और उसमें ब्लीडिंग हो सकती है. सो एंजियो दैट इज द वेसल एंड मायो का मतलब आपको पता चल रहा होगा कि इसमें मसल लेयर भी इन्वॉल्व हो रही है वेसल की और लाइपोमास फैट भी इन्वॉल्व होती है. एंजियोफाइब्रोमा is a form flesh-colored dome-shaped papule less than 5 millimeter in diameter. So angiomyolipomas भी हो रहे हैं और एंजियोफाइब्रोमा जो है वो बेसिकली स्किन पे क्यूटेनियस होता है इस पे. और वो जो है वो आपका किडनी में हो रहा था. इसमें बेसिकली स्मॉल कैपिलरीज में बी विजिबल ऑन द surface of lesion, commonly found in clusters in the butterfly region of the face. This is important. जो फेस का एंजियोफाइब्रोमा एक हमने बटरफ्लाई पढ़ा था एसएलई के अंदर, दैट वाज अनदर थिंग. और ये एंजियोफाइब्रोमा इन दी बटरफ्लाई रीजन. तो ये इस तरह से नजर आता है, नोज एंड चीक्स को कवर करता है. Tuberous sclerosis showing the facial angiofibroma in the characteristic butterfly pattern. तो ये जो इसमें इसके कुछ फीचर्स हैं कि आपको याद होनी चाहिए. एश लीफ स्पॉट्स, शेग्रीन पैचेस, हार्ट रेब्डोमायोसार्कोमा, लंग हीमाटोमास, एपिलेप्सी फ्रॉम कॉर्टिकल ट्यूबर्स जो इसमें ट्यूमर्स बनेंगे ब्रेन के अंदर, एंजियोमायोलाइपोमा इन द किडनी एंड फेशियल एंजियोफाइब्रोमा. सो इस एब्रिवेशन को और को आप लोग याद रख लें सो दैट यू कैन रिटेन. अच्छा, इसका लास्ट जो है वो है वॉन हिप्पल-लिंडाउ डिजीज. ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें भी मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. इसमें जो बॉडी ऑर्गन्स होंगे, विसरा होंगे, इसमें सिस्ट बनते हैं और बेनाइन ट्यूमर्स बनते हैं. बट दीज बेनाइन ट्यूमर्स हैव द पोटेंशियल कि वो मेलिग्नेंट हो सकते हैं. एंड देयर इज म्यूटेशन इन द जीन जिसको हम VHL जीन कहते हैं, वॉन हिप्पल-लिंडाउ जीन एट क्रोमोसोम नंबर 3. So it is associated with hemangioblastomas. Hemangioblastomas हमने पढ़े थे. These are the vascular tumors of the CNS system that originate from the vessels of the brain से आएंगे और the spinal cord. और इस केस में ये जो है वो आपके मेडुला और सेरिबेलम और इवन रेटिना में भी अपीयर हो सकते हैं, रेटिना की वेसल्स. इसके अलावा इसके साथ एसोसिएटेड होता है बायलैटरल रीनल सेल कार्सिनोमा एंड फियोक्रोमोसाइटोमा. हम पढ़ चुके हैं कि वो जो एड्रीनल ग्लैंड होता है उसका जो है वो कार्सिनोमा होता है. दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमा. एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर. चलें, ये टॉपिक तो खत्म हुआ. कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने लगी हूँ. अभी इसके ऑलमोस्ट इसके बाद भी 6 लेक्चर रहते हैं बट मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ. आप लोगों के फर्स्ट फेब से ही आप कह लें आप लोगों के फाइनल्स जो है उसकी वो सारी डेट शीट बन जाएगी, वरना फिर मेकअप क्लासेस वगैरह मैं लेना नहीं चाह रही. इसको टाइमली ख़त्म करते हैं. चलें, मूविंग ऑन टू दी lecture number 20. Just wait a second. अच्छा जी, कोई इशू कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं. हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था जिसमें हमने पढ़ा था कि जी बैक्टीरिया जो है वो किस तरह कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन ट्रांसफर ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं. आज हमने पढ़ना है कि रेजिडेंट फ्लोरा जो होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी, उनका क्या रोल है. What is normal flora?
माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ना देर आर थिंग्स दैट यू हैव टू क्रैम। इसमें पैथो जो जनरल पैथो की तरह इतना कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आता। इसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपने याद रखनी होती है। बेटा लेक्चर जो है वो आपके आएंगे 25 तक, तो उसको मैं अगर लेंथी ज्यादा होगा तो एक कर लूंगी और शॉर्ट जो होगा उसको मैं इकट्ठे कर लूंगी, ताकि आप लोगों का टाइम भी सेव हो जाए इन पे। अच्छा, so normal flora is a term used to describe the various bacteria and fungi that are permanent resident of the certain body sites, like skin पे आपके हो सकते हैं, आपके ओरोफेरिंक्स में हो सकते हैं जिसमें ओरल कैविटी और फेरिंक्स है, कोलॉन के अंदर होते हैं और वेजाइना में। सो इसमें बैक्टीरिया हैं और फंगाई हैं। Viruses and parasites, including protozoa, helminths, these are the other major group of microorganisms that are usually not considered the members of the normal flora. इसमें बैक्टीरिया और फंजाई की बात करनी है आपने। What are commensals? Commensal हम normal flora के लिए term use करते हैं। These are the organisms that derive the benefit from another host, ठीक है, लेकिन लाइक कमेंसल वो फ्लोरल बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है, अपना फायदा ले रहे हैं, खुद ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन होस्ट को या इंडिविजुअल को डैमेज नहीं कर रहे हैं, वो बस अपना काम कर रहे हैं। So there is a list members of the normal flora and with their anatomic location कि वो कहाँ कहाँ है, ये लिस्ट आपने पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है। मेडिकली इंपॉर्टेंट जो मेंबर्स हैं नॉर्मल फ्लोरा के, लाइक स्किन में स्टेफिलोकोकस एपिडेमाइडस है, इसमें भी आप लोगों को अच्छा स्किन में स्टेफिलोकोकस एपिडेमाइडस और एक यीस्ट होता है कैनेडा अल्बिकेंस, ये तो एटलीस्ट आना चाहिए। और बाकी जो आपके लोकेशंस के अकॉर्डिंगली इम्पोर्टेंट जो मेडिकली इम्पोर्टेंट है वो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, बाकी चाहे आप रीड कर लें। So the members of the normal flora vary in both number and the kind from one side to another. So obviously different site पे different organ में और location में different bacteria present होता है with the different number. जो body के internal organs होते हैं ना, they are usually sterile. Sterile का मतलब होता है that is bacteria free, या फिर कह लो कि नॉर्मल फ्लोरा या किसी भी ऑर्गेनिज्म से फ्री होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। And the areas such as CNS and blood, lower bronchi, alveoli, liver, spleen, kidneys, and bladder. They are all free of all but the occasional transient. Occasionally कोई transiently organism कोई present हो, but they are all free. यहाँ पे normal flora नहीं आपको मिलता। There is a term carrier. Carrier जो होगा वो individual होगा जिसने एक पोटेंशियल पैथोजन है उसके अंदर, या उसको वो डिजीज है भी और वो दूसरों को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली हम कैरियर की जब बात करते हैं, हम उस बंदे की बात कर रहे होते हैं कि उसके पास वो पैथोजन तो होता है लेकिन वो खुद एसिम्टोमेटिक है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड है, तो कोविड में अगर एसिम्टोमेटिक है पेशेंट तो और उसको पता भी नहीं है कि मुझे है, खैर पता हो या ना पता हो, लेकिन वो कैरियर है, वो आगे ट्रांसफर कर सकता है, तो दैट इज अ कैरियर। जो नॉर्मल फ्लोरा है वो क्यों प्रेजेंट है? एक तो ये है कि ये प्रोटेक्टिव होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म देता है, और कैसे देता है कि ये पैथोजेंस को कॉलोनाइज नहीं करने देता, खुद ग्रो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसमें नॉर्मल फ्लोरा भी उसको जो है वो डिजीज कॉज कर सकता है। Non-pathogenic resident bacteria, which means we are talking about normal flora या normal flora के जो bacteria हैं, they occupy attachment sites on the skin and mucosa that can interfere with the colonization। जो किसी pathogenic bacteria ने आके grow करना था, लेकिन वो उसको normal flora से कहेगा कि नहीं मैं यहाँ पे grow करूँ, और उसको grow नहीं करने देगा, उसकी colonies नहीं बनाने देगा। The ability of the members of the normal flora to limit the growth of pathogen is called
कॉलोनाइजेशन रेजिस्टेंस होगी। सो इस तरह ये आपको बॉडी डिफेंस दे रहा है। इसके अलावा दे मे सर्व न्यूट्रिशनल फंक्शन। कुछ जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं वो सेवरल विटामिन बी और विटामिन के भी प्रोड्यूस करते हैं। Moving on to skin flora, the surface of the skin itself comprises several distinct environments. जो moist areas होते हैं ना, like axilla, which is the armpit, perineal area, and toes, और जो आपकी webs होती हैं fingers के दरमियान, they provide the moisture regions for bacterial growth. These tropical forests, basically moist region की वजह से हम कह रहे हैं, they often harbor the largest diversity amongst the skin flora. So ये regions हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा skin flora present हो सकते हैं due to the moist environment. So कौन से organism यहाँ पे grow कर सकते हैं? Typical organism Staphylococcus aureus, Corynebacterium and some gram-negative bacteria. Gram-negative और positive की examples और उनका difference end पे मैंने add कर दिया हुआ। Predominantly inhabited by Staphylococcus epidermidis. Epidermidis के नाम से पता चल रहा है कि epidermis पे आएगा, and Propionobacterium, ये एक्ने के अंदर इन्वॉल्व होता है Propiono। अच्छा, अब हम जाते हैं ओरल कैविटी एंड नेसोफेरेंजियल फ्लोरा की तरफ। इसमें भी स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं that predominate in the oral cavity and nasopharyngeal regions. इसमें इसके अलावा एनारोब्स हो सकते हैं और नेजेरिया। अब एरोबिक और एनारोबिक की भी यहाँ पे स्लाइड मैंने ऐड की हुई है कि इनमें क्या उसमें डिफरेंस है। Many potential pathogens may also be found in the nasopharynx of the healthy individual, providing a reservoir for infection of the others. Pathogens में Streptococcus pneumoniae जो कि oral कैविटी या नेसोफेरेंजियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है वो निमोनिया में इन्वॉल्व हो सकता है, किसी और ऑर्गन का वो की पैथोजेनिसिटी कॉज करवाएगा। नेजेरिया मेनिंजाइटिस जो होता है वो मेनिंजाइटिस करवा सकता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो इन्फ्लुएंजा करवा सकता है। सो कोई और जो है वो इसमें डिजीजेज इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जहाँ वो प्रेजेंट है वहां के लिए वो नॉर्मल होगा। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वाले जो हैं वो स्किन में स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइडस, प्रोपिनियोबैक्टीरियम एक्नीज जो एक्नी में इन्वॉल्व होता है। इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरियोइड्स हो सकते हैं जो हाई नंबर्स में होते हैं, लो नंबर में इंटेरोबैक्टीरियम। यू शुड नो के कौन कौन से हैं। Intestinal tract is rather hostile, providing the hostile environment for microorganism. उनके लिए कोई growing environment नहीं देगा, उसको oppose करेगा। The colon may contain 10 raised per 9 to 11 bacteria per gram of the material. So बहुत ज़्यादा number of bacteria हैं। इसमें mostly जो होते हैं वो anaerobes होते हैं जो without oxygen grow कर रहे होते हैं, जिसमें bacterioids, Bifidobacterium, anaerobic streptococci and Clostridium. These organisms inhibit the growth of other pathogens. ठीक है, या तो दूसरे पैथोजन को ग्रो नहीं करने देगा, बट समटाइम्स opportunistic बना देगा कि कोई और उस पे पैथोजन एक्ट कर सकता है। लाइक C. difficile can produce pseudomembranous colitis जो होता है, it is a inflammatory condition of the colon, और वो C. difficile जो होता है वो Corynebacterium difficile की वजह से होता है। Major bacteria found in colon, इसमें आपको पता होना चाहिए कि important जो pathogens हैं जैसे बैक्टीरियोइड्स में बैक्टीरियोइड फ्लैचेलस आ सकता है, कॉलीफॉर्म्स, एंटेरोकोकस, क्लॉस्ट्रीडियम, स्पेशली क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस। जो हमने पढ़ा था जी, क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस क्या करता है जी, कोलोन में गैंग्रीन कर सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। ये इनकी नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, तो ये उसकी हमारा जो GIT सिस्टम है उसकी बैक्टीरिया इसमें मेंशन है, लाइक स्टमक में लैक्टोबैसिलाई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटीरोकोकाई और लैक्टोबैसिलाई दोनों होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है ये पूरी एक लिस्ट है. So that is the summary. Moving on to urogenital flora. Urogenital tract is normally sterile with the exception of the vagina and the distal 1 centimeter of urethra. जो vagina है उसमें lactobacillus जो होता है वो predominate करता है. Lactobacillus lowers the pH to around 4 to 5, which is the optimal for the lactobacilli, लेकिन inhibitory है बहुत से दूसरे बैक्टीरिया से prevent करेगा उन infections को. लॉस ऑफ दिस प्रोटेक्टिव इफेक्ट बाय एंटीबायोटिक्स कोई अगर आप ले रहे हैं जिसकी वजह से लैक्टोबैसिलस जो होगा वो इट विल डाई, तो फिर क्या होगा, उसको वो पीएच कम नहीं वो कर पाएगा और फिर इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली कैंडिडा इन्फेक्शन व्हिच इज अ यीस्ट इन्फेक्शन. यूरेथ्रा प्रीडोमिनेटली स्किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखेगा अपने पास, स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई डिप्थेरॉइड्स. What are the biological outcomes? जो अभी हमने ये सारे फ्लोरा पढ़े हैं, क्या होगा इससे? बायोलॉजिकल आउटकम ये है कि ये हमें दूसरे पैथोजन से compete करते हैं और इन्फेक्शन नहीं होने देते, जैसे साल्मोनेला इन्फेक्शन है, और हेल्प अस बाय प्रोवाइडिंग विटामिन्स या फिर जो टॉक्सिन्स जो दूसरे बैक्टीरिया रिलीज कर रहे होते हैं उनको एलिमिनेट करवा देते हैं. सो आपको डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, but they can also harm us by promoting the disease like dental caries, जो oral आपके बैक्टीरिया होंगे oral cavity के, and कुछ ऐसे हैं that cause neither help nor harm. वो commensals होते हैं आपके जिन्होंने कुछ भी नहीं कहना, बस अपना काम करते हैं. फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या होंगे? एंटागनिज्म, बायो बैरियर जो है वो हमने अभी पढ़ लिया है कि वो डिफेंस प्रोवाइड करेगा. केमिकल बैरियर, न्यूट्रिएंट कंपटीशन, जो यही कि वो अपनी सर्वाइवल के लिए compete करेंगे और खुद भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं. अभी हमने पढ़ा था कि जी विटामिन दे सकते हैं. एंड स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम, एंटी ट्यूमर इफेक्ट्स होता है, ट्यूमर्स को प्रिवेंट करते हैं. So there is a basically a list जिसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस जो है वो देख लीजिएगा क्या क्या होता है, और इनकी स्टेनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है. और ये जो है उसकी एग्जांपल्स हैं. ये जो कोकाई और रॉड्स होते हैं ये अपनी शेप के अकॉर्डिंग, कोकाई जो होते हैं वो राउंडेड शेप में आएंगे और रॉड शेप में आएंगे, ठीक है. तो ये एग्जांपल्स इसलिए हैं ताकि जब आप पढ़ रहे हो आपको पता हो कि हम बात किसकी कर रही हैं, एरोबिक कौन सा है, एनारोबिक कौन सा है. अच्छा, इसमें ना टाइप्स ऑफ एनारोब्स हैं, ये 3 टर्म्स जो है ये आनी चाहिए, ठीक है. ऑब्लिगेट क्या होता है, एरोटॉलरेंट क्या होता है, और माइक्रो एरोफिलिक क्या होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. जो ऑब्लिगेट क्या होगा कि वो इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, एनारोबिक ऑब्वियसली विदाउट ऑक्सीजन तो ग्रो कर लेगा, लेकिन जब ऑक्सीजन मिलेगी ना तो उसमें ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा. ऑब्लिगेट है मतलब विदाउट ऑक्सीजन ही ग्रो करेगा. एग्जाम्पल है इसमें बैक्टीरियोइड्स, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस, ये 2 इंपॉर्टेंट है. जो एरोटॉलरेंट एनारोब्स होते हैं ना उसमें क्या होगा कि वो अगर एयर प्रेजेंट है तो उसमें वो ग्रो कर लेंगे, लिमिटेड ग्रोथ शो कर लेंगे, ऑब्लिगेट नहीं करेगा, और एनारोबिक में ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है. इसमें जो है इसमें भी एक आध एग्जांपल याद कर लीजिएगा. हिस्टोलिटिकम कर सकते हैं आप. माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, इसमें क्या डिफरेंस होता है कि इसमें ये होगा कि जो एरोबिक एनवायरनमेंट होगा उसमें ग्रो करता है, ठीक है. लेकिन अगर आप उसको एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करवाएंगे तो उसमें ये बहुत मिनिमली ग्रो करता है, ठीक है. इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी एनारोबिक एनवायरनमेंट में, और जो ऑक्सीजन होगा उसमें दे रिक्वायर दी ऑक्सीजन एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन
और उसमें इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। सो ऑब्लिगेट के अंदर हमने कहा कि ऑक्सीजन में तो उसने ग्रो ही नहीं करना, एनारोबिक में बहुत अच्छा ग्रो करेगा। जो एरो टॉलरेंट होता है वो अगर ऑक्सीजन दे दोगे तो लिमिटेडली जो है वो ग्रो कर जाएगा, लेकिन एनारोबिक में ज्यादा बेटर कर सकता है। और माइक्रो एरोफिलिक जो होता है उसने विदाउट ऑक्सीजन मिनिमल ग्रोथ दिखानी है और विद ऑक्सीजन ग्रो नहीं करना। दैट इज कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई। बस एक एक एग्जांपल याद कर लीजिए। चलेंगे, सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। कोई सवाल है तो करना। मैम आपने सेशनल वाइवा की डेट बता दी है? हाँ बच्चे, मैंने बताया है कि ये आपका वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे रखना है मैंने। और आप लोगों से मैं इस वीकेंड पे स्लॉट डिस्कस कर लूंगी और आप लोगों के 3 ग्रुप्स बनेंगे। और इसमें ये होगा कि जो पार्टिसिपेंट होगा वो अपनी वीडियो ऑन रखेगा। मैं सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दे दूंगी, लेकिन इसमें वीडियो ऑन होगी आप लोगों की। अल्फाबेटिकली? मैम उसका सिलेबस भी एक दफा फिर से रिपीट कर दें। बच्चे इसमें 12 लेक्चर्स होंगे पैथो के। मैम फर्स्ट 12। हाँ जी, 1 to 12। बाकी मैं आपको टॉपिक्स भी मेल में सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। ओके मैम। और कोई सवाल है? ग्रुप्स में भी अल्फाबेटिकली हो? सॉरी बच्चे, आई कांट हियर यू। मैम मैम वो ग्रुप्स में पूछ भी रही है अल्फाबेटिकली होगा। हाँ अल्फाबेटिकली तो होगा, लेकिन कुछ बच्चों का बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, देन दे स्टार्ट मेलिंग, तो मैं उनको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देती होती हूँ, पर हम अल्फाबेटिकली चलेंगे। ओके। चलें, अटेंडेंस जो है वो आप लोगों की मैं रिकॉर्डिंग पे लगाऊंगी। मैम ये 6, 7, 8 को बन रहा है। यस प्रोबेबली। तो मैम उस टाइम हमारी शादी है कजन की। बच्चे फिर आप मैम एग्जाम छोड़ हमारा के मेजर शादी क्विज अटेंड भी कर है। लें। हाँ मेजर मैम क्विज भी है 5 मैम। को मैम 5 को क्विज भी है हमारा और थेरा का वो भी है वाइवा। किस चीज का क्विज है, किस सब्जेक्ट का? थेरा। मैम फूड प्रोसेसिंग। 5th को है या 6th को है? मैम मेरा 6th को है फूड प्रोसेसिंग का। अच्छा, और बाकी लोगों का? मैम 5 को वाइवा है ना थेरा का। मैम 6 को क्विज है फूड प्रोसेसिंग। 6, 5, 6। अगर ये 5, 6 पे जाएगा तो मैं इसे शिफ्ट कर दूंगी 7, 8, 9 पे। वो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे पे चला जाएगा। फिर इससे ज्यादा मैं लेट नहीं कर सकती, मैंने दूसरे सेक्शन का भी लेना है। अदरवाइज फिर ओके आपका मैम। बनेगा ये वाला। बात सुन ले, फिर आपका ये वाला बनेगा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। उसमें भी मैम आप लोगों को क्विज आ जाएगा। अगर आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ले लें मींस उससे नेक्स्ट वीक ना आप कह रही नहीं हैं? नहीं, मैं इसी वीक की बात, उससे नेक्स्ट वीक पे आप लोगों का वाइवा नहीं जाएगा, उससे नेक्स्ट वीक नहीं दूसरे मैम फिर सेक्शन का। फ्राइडे सैटरडे सही है मींस थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। हाँ फिर मैं उस पे ले जाऊंगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कर लेंगे। मैम वेंसडे ठीक था, हमारा सैटरडे और फ्राइडे को भी क्विज है। मतलब किस वेंसडे चीज का? थर्सडे फ्राइडे हमारा फार्मर का क्विज है। क्विज तो हो नहीं रहा, क्या है मतलब, कोई असेसमेंट है? नहीं मैम, हमारा मैम ने क्विज ही अनाउंस की है सैटरडे को। मैम हमारे क्विज़ अनाउंस हुए हैं मैम, क्विज रखे हैं। बच्चे मैं इससे आगे अब नहीं कर सकती, बात ये है मैंने सारी चीजें कंपाइल भी करनी है आप लोगों मैम की। आप वेंसडे थर्सडे फ्राइडे कर ले, जिनका क्लैश आ रहा है फिर उनकी डेट्स आगे पीछे कर दीजिएगा। चले, मैं आप लोगों को मेल करूंगी, ठीक है? उसमें आई लुक इनटू इट के वेडनेसडे
और थर्सडे वाले कितने लोग हैं, सैटरडे वाले कितने लोग हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे टाइमिंग्स भी, ठीक है। ओके मैम। उसके क्यों मेजोरिटी जिन लोगों का जिस दिन होगा उन उसके लिहाज से मैं एडजस्ट करूंगी। यस मैम वेंसडे से ही रखिएगा। या आई लुक इनटू इट कि कितने लोगों का वेंसडे पे आ रहा है, कितने का सैटरडे पे आ रहा है, क्योंकि इससे आगे में या तो फिर पीछे जाएगा ये मंडे ट्यूसडे, तो फिर आप लोगों को पता है 3 दिन बाद ही है। सो मैम मंडे किसी के असेसमेंट भी नहीं है मेरे ख्याल में। वो मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे आएगा, और ये वाला इसी वीक का, कमिंग वीक का। नो मैम मैम प्लीज। मैम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ठीक है। चले बच्चों, आपसे मैंने बात कर ली है ना, मैं आप लोगों से स्लॉट्स के लिए मेल करूंगी और आप लोग मुझे बताएंगे विच टाइमिंग कि किस स्लॉट में आप लोगों के एग्जाम्स है, और जो मेजोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड। और फिर बाकी यही होता है, जैसे अगर किसी का एक दिन कोई वाइवा आ जाता है तो फिर उसका मैं अगले दिन शिफ्ट कर देती होती हूँ, बट हर कोई ये काम नहीं करेगा, जिसका जिस दिन होगा वही बात करेगा। अच्छा चलें अब असेसमेंट शुरू करते हैं। जिनकी असेसमेंट है वो दे कैन स्टे एंड अदर्स कैन लीव बिकॉज अटेंडेंस विल बी ऑन रिकॉर्डिंग। सो ग्रुप नंबर 1 apoptosis। अल्लाह हाफिज मैम। सना हबीब है यहाँ पे? यस मैम। अच्छा वेट अ सेकेंड। अच्छा सना हबीब, आप मुझे बताएं, गिव 2 physiological examples of apoptosis। फिजियोलॉजिकल एग्जांपल ऑफ। ओके मैम। मैम इसमें ये होता है कि फॉर्मेंटेशन ऑफ फ्री एंड इंडिपेंडेंट डिजिट्स होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्री एंड इंडिपेंडेंट टिश्यूज बनते हैं। डिजिट्स ही होते हैं, आगे? और उसके बाद मैम इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन होती है, और फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ और यही होता है मैम। मुझे बताएं BCL2 क्या होता है? मैम BCL2 मैम ये होता है BCL2 मैम ये मैम बताएं। मैम मैम ये वो मतलब जो BCL2 होता है ये प्रो प्रोएप्टिक एंजाइम होता है। प्रो क्या होता है? सही तरह बोले ना बच्चे, आप नर्सरी की तो नहीं है ना, सही टर्म्स नहीं बोल रही, सही बता रही हैं, बोले। मैम प्रो एप्टोटिक एंजाइम होता है, प्रो और एपोप्टोटिक ये मतलब ये कह रही हैं? जी मैम। प्रो एपोप्टोटिक गलत बताया आपने। अच्छा ये बताएं, APF1 क्या होता है? मैम चलिए ठीक है, AP आप जा सकती हैं। मैम एक मिनट। APF मैम मुझे पता है, एक मिनट प्लीज। अच्छा मैम बताएं। PAPF जो होता है ये साइटोक्रोम C को ना रिलीज करवाता है। यस, साइटोक्रोम C रिलीज कराता है, ठीक है जी। चलें ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है जी सनिया अरशद। जी मैम। व्हाट इज एपोप्टोसोम?
मैम एपोप्टोसोम मैम एपोप्टोसोम एक एंजाइम मैम इसकी इसके डेफिनेशन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स बता दें। मैम इसमें साइटोक्रोम सी होती है और रिलीज होती है इसमें और रिलीज भी होती है और इसका क्या? मैम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक इसमें रिस्पॉन्स माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पॉन्स होता है इसके अंदर इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है? इंट्रिंसिक होता है इसके कंपोनेंट्स बताएं। एक आपने बताया साइटोक्रोम सी होता है, और क्या क्या होता है इसमें? और बैक्स एंड बैक प्रोटीन्स क्या होते हैं? मैम क्या बैक्स एंड बैक प्रोटीन्स क्या होते हैं? क्या बैक्स करते हैं? प्रोटीन क्या करते हैं? मैम बैक्स प्रोटीन जो होती है वो क्या नाम है एनकोडिंग करती है हमारी प्रोटीन्स की मैम बैक्स प्रोटीन एनकोडिंग करती है बच्चे, आवाज आ रही है आपको? मैम सनिया, जी मैम पहले नहीं आई थी अब आई है आपकी आवाज मैम मेरी आवाज आ रही है आपको बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। यस मैम। अच्छा, सनिया, अरशद। जी मैम हाँ, अब आवाज आ रही है ना? जी मैम अब आ रही है अच्छा, मुझे आप बता दें, व्हाट इज एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर? AIF मैम AIF एक प्रोटीन होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर होती है और मैम मैम प्रोसेस ये होता है कि AIF माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है और फिर वो जाकर न्यूक्लियस के साथ माइग्रेट होता है और न्यूक्लियस में माइग्रेट होकर फिर DNA पे बाइंड करता है और वहाँ से ट्रिगर्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ DNA और फिर सेल डेथ होती है चलिए ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है सारा अनवर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बच्चे मुझे बताएं, जो डेथ रिसेप्टर पाथवे है वो कैसे इनिशिएट होता है, उसके स्टेप्स क्या हैं? मैम पहले तो फैज लाइगेंड आकर फैज रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। फैज रिसेप्टर ही हमारे पास डेथ रिसेप्टर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। तो फैज लाइगेंड जब फैज रिसेप्टर के साथ आके बाइंड होगा तो ये ट्रिगर होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। मैम आगे भी बताऊं? हाँ बताएं। फैज रिसेप्टर के साथ जो है वो सेल के अंदर हमारे पास डेथ डोमेन होता है। तो जब फैज लाइगेंड फैज रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करते हैं तो डेथ डोमेन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड इट बिकम्स फैड, which stands for phase associated protein with death domain। और ये जो है वो आगे फर्दर जो प्रोकैस्पेस 8 को बाइंड करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक डिस्क बन जाती है। डिस्क स्टैंड्स फॉर डिस्क इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर हमारे पास फैज लाइगेंड आ जाता है, फैज रिसेप्टर आ जाता है और फैड एंड प्रोकैस्पेस 8। जो प्रोकैस्पेस 8 है वो आगे फर्दर हमारे पास उसकी एक्टिवेशन हो जाती है तो वो कैस्पेस 8 में कन्वर्ट हो जाता है। उसने आगे एग्जीक्यूशनर के स्पेसेस को जो है वो एक्टिवेट करना होता है, जो जिनका फंक्शन होता है टू cleave or degrade the proteins and DNA destruction होगी और cell death हो जाएगी, apoptosis हो जाएगी। वेरी गुड, यू कैन लीव बच्चे। Thank you। नेक्स्ट है सरोश अनवर। है यहाँ पे कोई सरोश? यस मैम।
अच्छा आप मुझे बताएं अपोप्टोसोम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मैम एक साइटोक्रोम सी और BCL2 और एक था वो बैक्स बैक्स और कैस्पेज कैस्पेज 9 और APAF1 था। BCL2 इसका पार्ट होता है? यस मैम। अच्छा नहीं होता। मुझे एक एग्जांपल बता दें एपोप्टोसिस की इन फिजियोलॉजिकल सिचुएशन। इन फिजियोलॉजिकल सिचुएशन में मैम ये जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन होती है मैम, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। जी ठीक है सर आप जा सकते हैं। ओके मैम, थैंक नेक्स्ट है सरोश सिमाब। यू मैम। अभी मैं ही था। ये डिफरेंट है। सरोश गलत हो गया ये। सरोश सिमाब है ना सिर्फ, कोई जी सरोश जी अनवर मैम, का नहीं है। पता नहीं अनवर तो मुझे नहीं पता, लेकिन सिमाब अनवर है आई थिंक कोई आप सरोज से शायद। माम है ना? जी जी ठीक है ओके। ओके मैम। नेक्स्ट है सवेरा असलम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। यस मैम। बच्चे आप मुझे बताएं व्हाट इज BCL2? यस मैम। BCL2 मैम, BCL2 जो है फैमिली जो है एपोप्टोटिक एक्शंस करवाती है इन प्रेजेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल। एपोप्टोसिस इंड्यूस करेगी इनहिबिट करेगी? मैम इनहिबिट करेगी, इंड्यूस इस करेगी, बात सॉरी पे मैम, नहीं इंड्यूस आप करेगी। डिसाइड कर रहे हैं इनहिबिट करेगी या इंड्यूस करेगी? नो मैम, इंड्यूस करेगी, नहीं इनहिबिट करेगी मैम, सॉरी सॉरी, ओके तो ये कंफ्यूज हो तो गया। कोई तरीका नहीं है ना। मैम इनहिबिट करेगी पक्का। व्हाट इज एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर? एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग इंड्यूसिंग मैम ये है एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर मैम कहाँ पड़ा होता है? एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर हम्म, मैम ये APF1 में होता है। बच्चे मुझे बता दें 3 एग्जांपल दे दें पैथोलॉजिकल स्टेट्स की जब एपोप्टोसिस हो रहा होगा। मैम ये एलिमिनेट जो उसमें पैथोलॉजिकल सिचुएशंस में मैम आ जाती है, DNA डैमेज होता है तो एपोप्टोसिस इसे रिमूव करवाएगी और उसमें हाइपोक्सिया भी हो जाता है जिसमें मींस के लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है और फिर अकोमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं जिनके अंदर इम्प्रॉपर फोल्डिंग होती है जो कि अराइज होती है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशंस इन द जीन्स। और उसके बाद हमारे पास सेल इंजरी इन सर्टेन इन्फेक्शंस आ जाती है जिसके अंदर जो वायरल इन्फेक्शन है के अंदर जो है वो सेल इंजरी होती है और उसमें सेल डेथ होती है वाया एपोप्टोसिस के और पैथोलॉजिकल एट्रोफी हो जाती है जिसमें चलो पेरेन्काइमल। बच्चे आप जा सकते हैं। सहर नदीम है यहाँ पे? यस मैम। क्या आप मुझे बताएंगे व्हाट इज BCL2? मैम BCL2 फैमिली जो है एंटी एपोप्टिक प्रोटीन है। इन्होंने जो है ना बैक्स एंड बैक फैमिली को एक्टिवेट करना होता है। किस पाथवे में होगा ये? मैम इंट्रिंसिक और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में। आप एपोप्टोसिस को डिफाइन कर दें व्हाट इज एपोप्टोसिस? मैम एपोप्टोसिस में क्या होता है, रेगुलेटेड मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ है जिसमें जितने भी अनवांटेड डैमेज सेल है ना उन सबको रिमूव करना होता है। फिजियोलॉजिकल एग्जांपल दे दे एक। फिजियोलॉजिकल में एम्ब्रियोजेनेसिस है, ब्रेन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट है और फिंगर्स की फॉर्मेशन है। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि फीटल डेवलपमेंट में होता है और फिंगर्स के फॉर्मेशन में ऐसा आ जाएगा कि जो इंटरडिजिटल मेसेंकाइमल टिश्यू है ना फिंगर्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं तो एपोप्टोसिस होगी और जो हमारी फिंगर्स है वो सेपरेट हो जाएंगी। बच्चे आप जा सकती हैं। नेक्स्ट है शहरयार। यस मैम।
अच्छा मुझे बताएं APF1 का क्या रोल होता है? मैम ये एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर है। जी क्या करेगा? यस मैम। क्या करेगा बच्चे? इसका ये क्या मुझे ना दो डिफरेंसेस बता दे नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के। किसके मैम? नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के डिफरेंसेस बता दे, 3 बता दे आप। मैम जो एपोप्टोसिस है ना, इसके अंदर जो सेल डेथ होती है वो प्रोग्राम होती है। जो नेक्रोसिस होती है वो प्रोग्राम नहीं, मतलब कुछ डैमेज वगैरह तो उस वजह से होती है। उसके अलावा जो अपना नेक्रोसिस होता है ना, उसमें जो सेल साइज होता है ना, वो हमारे पास उसमें स्वेलिंग हो जाती है। और उसके ऑपोजिट साइड पे जो एपोप्टोसिस होता है ना, उसमें जो होती है वो श्रिंकेज हो जाती है। और उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना नेक्रोसिस में, डिसरप्टेड होती है। और एपोप्टोसिस भी जो होती है ना, वो इंटैक्ट होती है, आर्ट स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है ओके बच्चे। नेक्स्ट है जी शहताज बाजवा। यस मैम। शहताज है? जी मैम। What is mitochondrial pathway in apoptosis? मैम इंट्रिंसिक पाथवे होता है, इज ट्रिगर्ड बाय लॉज ऑफ सर्वाइवल सिग्नल्स। इसमें जो है डीएनए डैमेज होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होंगी जो कि जो है लिंक होंगी प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। और उसके बाद क्या स्पेस एक्टिवेशन होगी जो इनहिबिट करेगी इनहिबिटेड बाय एंटी एपोप्टोटिक मेम्ब्रेन्स BCL2 फैमिली की, और उससे जो है जो इंक्लूडिंग ग्रोथ फैक्टर्स। What is the role of APAF1 in intrinsic pathway? मैम ये कैस्पेसिस को एक्टिवेट करेंगे और रिलीज ऑफ साइटोक्रोम C करेंगे। चलो ठीक है आप जा सकती हैं। नेक्स्ट है जी सोबिया मंसूर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे मुझे ऑप्टोसोम के कंपोनेंट्स बता दें। मैम इसका APAF1 होता है और साइटोक्रोम C होता है और डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट DATP होता है। बैक्स एंड बैक प्रोटीन्स होंगे मैम इसमें नहीं है। BCL2 होगा? नहीं मैम। आप मुझे बता दें व्हाट इज डिस्क। मैम क्या? डिस्क एक टर्म पढ़ी थी आपने एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर। यस मैम। मैम ये जब फैस लिगेंड बाइंड करता है फैस के साथ, तो डेथ डोमेन जोन सा एक्टिवेट होता है, तो तब जोन सा है तो वो डिस्क की फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे फैड जोन सा है वो एक्टिवेट होता है और ये ऑटो कैटालिटिक कैस्पेसिस को एक्टिवेट कर देता है। फिर उसके बाद प्रो कैस्पेसिस 8 एक्टिवेट होता है और फिर उसके बाद वो जोन से वो इनएक्टिव फॉर्म, फिर उसके बाद एक्टिव फॉर्म बनती है कैस्पेस 8 की, और फिर एक्सिक्यूशनर कैस्पेस उस पाथवे में मैम आता है, वो डिस्क बनती है। चलिए ठीक है बच्चे आप जा सकती हैं। नेक्स्ट है सैयद अमार अब्बास। है यहाँ पर सैयद अमार? बच्चे आप मुझे बताएं व्हाट इज फैट मॉलिक्यूल, क्या रोल है, क्या करता है, कैसे ये मॉलिक्यूल? जी बताएं। मैम क्या बोला आपने? फैट व्हाट इज फैट मॉलिक्यूल? हाँ मैम ये इंट्रिंसिक पाथवे में होते हैं यूज फैट मॉलिक्यूल, और ये मैम मेंबर है ENF फैमिली का मेंबर है मैम। ये रोल क्या है इसका, कब रिलीज होता है, क्या करता है ये? इसका रिलीज का बहुत मुझे स्टेप्स बता दें आप डेथ रिसेप्टर पाथवे के।
मैम मैम एक इंस्पेक्टर है फैज, वो मैम गवर्नमेंट एल के साथ मैम फाइंड होता है एल आगे क्या है? फर्दर, और मैम उसके बाद नहीं, एक एल और क्या है? व्हाट मॉलिक्यूल है इज मैम फैज एल? आपने बोला व्हाट इज फैट, इट? वो मैम यस लेकिन मैम क्या मैज आप क्या मुझे सही तरह स्टेप्स बताएं कैसे इनिशिएट होता है, जल्दी करें। स्टेप्स बताऊंगा नहीं आता आपको? एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर बता दें। नो ऑप्टोप्टोसिस मैम इसमें एस्पेक्ट यूज नहीं करते मैम, और मैम ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है, और मैम इसका मैं और न्यूक्लियस तक मैम ये आगे फर्दर जाता है, और मैम ये फर्दर डीएनए के साथ भी बाइंड होता है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के दो डीएनए डिफरेंस से बताओ। बाइंड होता है, फिर आगे जाके फर्दर डीएनए की रिसेक्शन करते हैं। Two यस differences मैम, between क्या बोला आपने? necrosis. Two differences between necrosis and apoptosis. नेक्रोसिस मैम जो नेक्रोसिस का सेल साइज वो फर्दर लार्ज और स्वेल होता है, और जो मैम एप्टोसिस में उससे ऑपोजिट होता है, उसमें मैम उसका सेल साइज हंग्रील होता है, श्रिंक मैम, एक और और बताएं। एडजेसेंट इंफॉर्मेशन नेक्रोसिस में मैम डिफरेंस होती है फ्रीक्वेंट मैम, और एप्टोसिस में ऑपोजिट होता है, उसमें चलो ठीक है, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सैयद मोहम्मद हसन। यस मैम। आप मुझे स्टेप्स बताएं एक्सट्रिंसिक पाथवे। मैम इंट्रिंसिक पाथवे में मैम ये एक्सट्रिंसिक होता है मैम, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक बच्चे डेथ रिसेप्टर पाथवे बताएं। मैम उसमें होता है फास्ट एल होता है, वो आगे जाके फास्ट के साथ बाइंड हो जाता है मैम, उसके बाद फाज एल एफ। क्या होता है बच्चे? मैम ये एक मतलब एंजाइम होता है मैम इससे। What is this FAS L stands for? मैम आई डोंट नो। I don't know, फिर आप ऐसे ही बस माइंड हो जाता है। अच्छा नहीं फिर मैम, क्या इसमें होता वो है? पाथवे आता है मैम, इससे फैस से फिर आगे मैम ये इससे FADD में कन्वर्ट होता है, तो मैम फिर ये उसमें ऑटो कैटालिटिक कैस्पेज एक्टिवेशन करवाता है, तो मैम फिर ये इसको प्रो कैस्पेज 8 के अंदर कन्वर्ट What होता is है FAD molecule? मैम। यस What is FAD? मैम फैड मॉलिक्यूल जी मैम, इसके अंदर मैम फैट मॉलिक्यूल एंड What is BCL2? मैम ये BCL2 जो होता है मैम, ये इसके अंदर ये इंड्यूस्ड होता है सर्वाइवल सिग्नल के अंदर, और ये इंट्रिंसिक पाथवे का मैम एक ये है BCL फैमिली से। Is it pro-apoptotic or anti-apoptotic? मैम ये सेकंड वाला एंटी एपोप्टोटिक। फिर apoptosis की inhibition हो जाए तो क्या होगा? मैम कौन सी पाथवे की? ये इंट्रिंसिक पाथवे की इनहिबिशन हो जाए तो? Apoptosis inhibit हो जाए तो क्या हो सकता है बॉडी में? मैम उसके अंदर वो इंक्रीज नंबर ऑफ कैंसर्स हो जाते हैं, और ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकता है, मोस्टली वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, और इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हो सकते हैं। चले ठीक है जाएं। नेक्स्ट है जी सैयद आयमन खालिद है यहाँ पर। सैयदा इमन। यस मैम। अच्छा आप मुझे बताएं डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कैसे बनता है? यस मैम। डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? मैम
मैम डेथ रिसेप्टर मैम डेथ रिसेप्टर पाथवे होता है जो कि सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को एलिमिनेट करता है और मैम साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स को डैमेज से बचाता है। तो मैम ये जो है वो डेथ रिसेप्टर से इनिशिएट होता है जो कि टीएनएफ रिसेप्टर फैमिली से होते हैं और वो जो है वो बाइंड करते हैं लाइगेंड्स के साथ जो दूसरे सेल्स पे मौजूद होते हैं। नाम क्या होता है लाइगेंड? यस मैम। लाइगेंड का नाम क्या है? मैम FASL वाला लाइगेंड। FASL वाला लाइगेंड। अच्छा, फिर FASL वाला लाइगेंड किससे बाइंड करता है? मैम वो फैट से बाइंड करता है तो वो फैट बना देता है। फैट क्या होता है? मैम फैट जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है जो कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करता है। आगे क्या होगा? मैम जब कैस्पेज 8 एक्टिवेट होगा तो फिर मैम ऑटो कैटालिटिक कैस्पेज एक्टिवेट होगा जिससे जो है वो मैम पहले प्रो कैस्पेज 8 एक्टिवेट होता है जिससे ऑटो कैटालिटिक कैस्पेज एक्टिवेट होता है। अगर जब वो एक्टिवेट होता है तो फिर उससे वो कैस्पेज 8 एक्टिवेट करता है जो कि एपोप्टोसिस कराता है। Give two examples of apoptosis in pathological states. मैम पैथोलॉजिकल स्टेट में मैम एपोप्टोसिस जो है वो उन सेल्स को एलिमिनेट करता है जो कि जेनेटिकली ऑल्टर्ड होते हैं या फिर इतने इंजर्ड होते हैं कि उनकी रिपेयर जो होती है वो बियॉन्ड रिपेयर होते हैं, वो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकते। तो मैम उसमें आ जाएगा मैम DNA डैमेज आ जाएगा या फिर मैम सेल इंजरी जो कि इन्फेक्शन से होती है, वायरल इन्फेक्शन से होती है, उसमें आ जाएगा ठीक है या बच्चे। एक्युमुलेशन हो जाता जी, you can leave. मैम लीव कर दूं? नेक्स्ट है, हाँ जी, नेक्स्ट है जी तंजीला तारिक। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम आपने मुझे इसी ग्रुप पे ऐड किया था, समन ग्रुप 1। हाँ, तो अभी मैं आप पे आती हूँ ना। मैम वो एस वाले कंप्लीट हो गए थे ना। तंजीला तारिक। यस मैम। आप मुझे बता दें what is apoptosome components बता दें। मैम इसके टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं, साइटोक्रोम C, कैस्पेस 9, बैक्स, BCL2 एंड APF1। ये सारे इसके कंपोनेंट्स नहीं होते, ठीक है। BCL2 का रोल बता दें। मैम BCL2 जो होता है वो बेसिकली फैमिली प्रोटीन्स होता है और रेगुलेटर ऑफ एपोप्टोसिस होता है। हाउ इज इट प्रो एपोप्टोटिक, इंड्यूस कराएगा इनहिबिट कराएगा बताएं। मैम इंड्यूस कराएगा। चलिए बच्चे यू कैन सॉरी मैम कंफर्म इनहिबिट कराएगा, सॉरी। आप मुझे नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के 3 डिफरेंसेस बताएं। सॉरी मैम, रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। 3 differences between necrosis and apoptosis. मैम एपोप्टोसिस जो होता है वो प्लांट सेल डेथ होता है, जबकि नेक्रोसिस होता है वो किसी भी डैमेज की वजह से सेल डेथ होता है। और मैम एपोप्टोसिस में जो सेल का साइज होता है वो श्रिंकेज होता है, रिड्यूस होता है, जबकि नेक्रोसिस में एनलार्ज होता है। एंड इसके अलावा मैम एपोप्टोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि नेक्रोसिस जो होता है वो डिस्ट्रप्टेड होता है। यस मैम। चलिए जी नेक्स्ट है तैयबा यासीन। मैम मैं लीव कर दूं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चे मुझे बताएं व्हाट इज apoptosis inducing factor. Then apoptosis inducing factor is a protein that is located in intermembrane space of mitochondria. और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है तो ये न्यूक्लियस की तरफ माइग्रेट करती है, वहाँ पे डीएनए से बाइंड करके इट विल ट्रिगर द डिस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए और अल्टीमेटली सेल डेथ। Role of BCL2. BCL2 मैम it is anti-apoptic enzyme which activate in presence of survival signal
और ये इनहिबिट करता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है समन जावेद। Yes, ma'am. What is the role of backs and back proteins in intrinsic pathway? मैम प्रोapoptotic प्रोटीन्स हैं जो एपोप्टोसिस को ट्रिगर करती हैं, इंटरनल डेथ सिग्नल। आप मुझे एग्जांपल बता दें 3 पैथोलॉजिकल स्टेट्स जिसमें एपोप्टोसिस हो रहा होगा। मैम डीएनए डैमेज, जिसमें हाइपोक्सिया की वजह से डीएनए डैमेज हो सकता है, सेल इंजरी अगर हो जाए वायरल इन्फेक्शंस के केस में, या अगर पैथोलॉजिकल एट्रोफी हो जाए हमारे किसी डक्ट में, जैसे किडनी की डक्ट्स हो जाए या पैनक्रियास की डक्ट्स। यू कैन लीव। नेक्स्ट ग्रुप 2 है नेक्रोसिस। तहमीना। यस मैम। इससे आप मुझे बता दें व्हाट इज कैरियोलाइसिस। मैम कैरियोलाइसिस में जो बेसोफिलिया होता है क्रोमैटिन का, वो फेड हो जाता है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएट। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में कौन सा नेक्रोसिस होता है? मैम किसमें? एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में कौन सा नेक्रोसिस होता है? मैम आवाज नहीं आ रही, दोबारा बता दें। टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। मैम इसमें होता है फैट। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है जी तुबा साबिर। बच्चे आवाज आ रही? यस मैम। अच्छा मुझे बताएं ब्रेन में कौन सा नेक्रोसिस होगा? ब्रेन में मैम इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा। Give 2 examples of coagulative necrosis. कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो होता है वो हमारे पास हार्ट, किडनी और स्प्लीन में होता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है उसामा अहमद। अस्सलाम वालेकुम मैम। बच्चे मुझे बताएं एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस किस टाइप ऑफ नेक्रोसिस में बनते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस या इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। जी जी किस मैम, टाइप ये का? फिब्रिलॉइड नेक्रोसिस होता है जिसके अंदर जब इम्यून सिस्टम की वजह से ये जिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस होता है इसके अंदर बनते हैं ये। इसकी एग्जांपल दे दें। मैम इसकी एग्जांपल हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अक्सर बॉडी के अंदर वो क्या कहते हैं एड्स हो जाता है। एड्स के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी जो होती हैं वो हमारी आर्टरी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा और कोई एग्जांपल देंगे? मैम HIV की है, एड्स की है। एक ही बात है HIV एड्स। एक और एग्जांपल दे सकते हैं? मैम इसके अलावा कैंसर की। अच्छा मुझे बताएंगे आप टीबी के अंदर कौन सा नेक्रोसिस होता है? मैम टीबी के अंदर कैशियस नेक्रोसिस होता है। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, वो टीबी के अंदर हो जाए तो इसे कैशियस नेक्रोसिस कहते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है उष्णा नसार। यस मैम। आपका नाम उष्णा नसार ही है या मतलब कैसे प्रोनाउंस होता है? मैम मेरा नाम उष्णा नसर है। नसर। आप बच्चे मुझे बताएं व्हाट इज रेनॉल्ड्स डिजीज? मैम जो रेनॉल्ड डिजीज होती है ना, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड वेसल्स, और ये फिंगर्स एंड टोज में होता है। और मैम इसमें जो ब्लड वेसल्स है ना वो नैरो हो जाती हैं और व्हेन कोल्ड और स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर। इसके मैम 3 जो है वो स्टेजेस होती हैं। लाइक फर्स्ट वाली में फिंगर्स बिल्कुल वाइट हो जाती हैं, वहाँ पे वेजोकंट्रिक्शन हो रही होती है और लेक ऑफ ब्लड फ्लो हो जाता है। फिर सेकंड वाली में मैम वेजोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है और फिंगर्स हमारी ब्लू हो जाती हैं और जो ब्लड वेसल्स है ना वो डायलेट कर जाती हैं टू कीप ब्लड इन टिश्यूज। और जो मैम थर्ड वाली होती है उसमें फिंगर्स बिल्कुल रेड या पिंकिश कलर ले लेती है। ब्लूइश कलर आती है फिंगर्स का, जिसकी वजह से मैम जो है वो रेड कलर का जो ब्लड है ना वो रिटर्न करता है। बच्चे ब्लूइश जो कलर डिस्कलरेशन होती है। यस मैम। ब्लूइश जो डिस्कलरेशन हो जाती है उसकी कॉज क्या होती है?
मैम उसकी कॉज यही होती है कि जो ब्लड जो है वो वेजोडाइलेट कर रहा होता है ना, वापस आ रहा होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। कलर ब्लू क्यों है उसका? Can you explain? Is Yes, the ma'am. blood oxygenated? जो ब्लू आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है उसमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है? मैम मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन है, जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है रेनॉल्ड्स के अंदर, यस मैम, उसमें जो ब्लड मिल रहा होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है या नहीं? मैम वो डीऑक्सीजनेटेड हो रहा होता है। पूछ रही है बता रही है? हाँ जी, डीऑक्सीजनेटेड होता है, बता रही हूँ इसलिए मैम ब्लू मैं। होता है। हाँ ठीक है, मुझे बताएं रेनॉल्ड किस टाइप का नेक्रोसिस है, किसके अंडर आता है? मैम ये ड्राई गैंग्रेन नेक्रोसिस। चलो ठीक है। नेक्स्ट है जी वर्दा लियाकत। यस मैम। मुझे बताएं गैस गैंग्रीन की एक एग्जांपल दे दें। गैस गैंग्रीन मैम मसल्स और कॉलोन्स में होता है। केजियस नेक्रोसिस की एक एग्जांपल दे दें। केशियस नेक्रोसिस हमारे पास टीबी इन्फेक्शन आता है इसमें। और फाइब्रोनॉइड की दे दें एक एग्जांपल। फाइब्रोनॉइड में मैम हमारे पास हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट है जी वर्दा कासिम। है यहाँ पे वर्दा कासिम? ये वर्दा लियाकत थी ना? क्या वर्दा कासिम है? यस मैम। What is the pathogenesis of wet gangrene? समझ नहीं आई, क्वेश्चन रिपीट कर दें। What is the pathogenesis of wet gangrene? क्या होता है ये? क्या हो रहा होता है? मैम वेट गैंग्रीन में ये होता है कि जब द बैक्टीरियल एक्शन सुपर इम्पोज कर जाता है उसको, जो जो बैक्टीरियल एक्शन सुपर इम्पोज बाय द कैटलॉग की जो नेक्रोसिस होती है, और इसमें जो बैक्टीरियल किसको? एक्शन है वो कौन से नेक्रोसिस को? जो बैक्टीरियल एक्शंस है वो नेक्रोसिस का नाम भूल गया। फर्स्ट नेक्रोसिस। फर्स्ट नेक्रोसिस क्या होता है? ये क्या जवाब है? वेट नेक्रोसिस में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो सुपर इम्पोज करेगा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को। और आगे क्या होगा? और इसमें जो फिर वो लिक्विफेक्टिव जो एक्शन होगा बैक्टीरिया का, वो जो है वो सुपर इम्पोज करेगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है एक? मैम जो मोइस्ट टिश्यूज है लाइक माउथ, बाउल और लंग, सर्विक्स वगैरह, उनमें होता है ये। हार्ट में कौन सा नेक्रोसिस हो रहा? तो मैम हार्ट में नेक्रोसिस होगा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। नो, हार्ट में जो होगा वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। चलिए ठीक है, आप जाएं। नेक्स्ट है जाहिद हुसैन। जी मैम। बताएं व्हाट इज कैरियोरेक्सिस? मैम कैरियोरेक्सिस। इतना लेट? व्हाट इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस? Zahid Hussain, are you there? कौन गया बच्चा? बच्चे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? नेक्स्ट है जी जैन आसिफ। है यहाँ पे कोई जैन आसिफ? जैनब सलीम। यस मैम। ये जैनब सलीम है? यस मैम। अच्छा, मुझे बताएं बर्जर्स डिजीज क्या होता है? मैम जो थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस है ना, इसका अदर नेम है बर्जर्स डिजीज, और ये जो है ये एक नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक
इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है जो कि इफेक्ट करती है हमारी स्मॉल और मीडियम साइज ब्लड वेजल्स को इन अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में, और इसकी कैरेक्टराइजेशन है एज वेस्कुलाइटिस, जो कि एक हाईली इन्फ्लेमेटरी थ्रोम्बस होता है, और ये ज़्यादातर हमारी यंग मैन और में देखी जाती है जो ज़्यादा टोबैको यूज़ करता है। बच्चे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में कौन सा नेक्रोसिस हो रहा है? मैम एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में फैट नेक्रोसिस। चलिए ठीक है, आप जा सकती हैं। नेक्स्ट है जेनिश फातिमा। यस मैम। मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अब आप फिर थोड़ी देर डिस्कनेक्ट ही रहे। जेनिश आप मुझे बताएं व्हाट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस? यस मैम। व्हाट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस? Ma'am, coagulative necrosis in which underlying tissue architecture is preserved for at least several days or typically caused by anemia. It is characteristic of all solid organs except brain. Ma'am, kidney, heart or spleen. ब्रेन में कौन सा नेक्रोसिस हो रहा है? Ma'am, coagulative necrosis. बच्चे आपकी कोई समझ नहीं आ रही। मैम सॉरी, ये तो ब्रेन में नहीं होता मैम, ब्रेन में होता है वो लिगोफैक्टिव। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में कौन सा होता है जेनिश? मैम मेरी आवाज आ रही है? अच्छा आपका तो नेट ही बड़ा खराब है। जेनिश आर यू देयर? मैम मेरी आवाज आ रही है? चले बच्चे आप जाएं। नेक्स्ट है जरवा गोहर। मैम यस मैम। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बच्चे आ रही है। प्लीज चुप हो जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा जरवा मुझे ये बताएं फैट नेक्रोसिस क्या होता है? मैम फैट नेक्रोसिस मेनली फैट की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है इसमें। यार एक मिनट बच्चे, एक मिनट यार, इसको चुप कराएं प्लीज। मैं बताऊं? हाँ बताएं। मैम इसमें ना मेनली जो होता है ना लोकल एरियाज में फैट की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, और ये हो रहा होता है हमारे पैंक्रियाटिक लाइपेज की एक्टिवेशन वो रिलीज करता है, ठीक है, एक्टिवेट कराता है पैंक्रियाटिक लाइपेज को, ठीक है, पैंक्रियाज में और पेरिटोनियल कैविटी में। तो मेनली इसमें ये जो अकर होता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में होता है, और इसकी चौकी वाइट एरियाज अपीयरेंस जो होती है इसकी, और ये शैलो ही आउटलाइंस देता है नेक्रियोटिक सेल को। बच्चे पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा जब फैट पे एक्ट करेगा तो क्या रिलीज होता है? मैम पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या रिलीज करेगा? कैन यू टेल मी कैल्शियम सोप्स कैसे बनते हैं? मैम कैल्शियम सोप्स मेनली हमारे जो होते हैं ना वो जो फैट्स होती हैं हमारी, पहले एक मिनट मैम इसमें ना रिलीज होगा इसमें मैम यस मैम एक मिनट रुके हमारे रुके एक मिनट फैट से ना यार एंजाइम्स मैम एंजाइम तो पैंक्रियाटिक लाइपेज है ना, वो क्या रिलीज कराएगा? उसने डिग्रेडेशन करवानी है, क्या रिलीज होगा? मैम रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। बच्चे पैंक्रियाटिक लाइपेज फैट पे एक्ट करता है ना, तो वो डिग्रेड यस करा मैम। देगा उसको। अब क्या रिलीज मैम होगा? इसमें तो पहले तो माइलिन फिगर से वो माइलिन जो फिगर्स हमारी होती है उससे रिप्लेस करेगा ना, उसके बाद फैगोसाइटोसिस होती है, ठीक है। फ्री यस फैटी मैम। एसिड्स होती हैं जो कैल्शियम से कंबाइन करते हैं, फ्री फैटी एसिड्स, उससे कैल्शियम यस मैम वो डिग्रेड करेंगे ना, फैगोसाइटोसिस हो जाएगी बाकी सेल्स की और कुछ डिग्रेड कर देंगे फैटी एसिड्स में, फिर वो बाइंड कर देंगे कैल्शियम के साथ। हाइपरटेंशन में कौन सा नेक्रोसिस होगा? मैम हाइपरटेंशन में हमारे पास आता है फिब्रोनियोइड जो नेक्रोसिस होता है। नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ गैस गैंग्रीन। मैम गैस गैंग्रीन का क्या बताऊं?
पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरियम होता है, उसको हम कहते हैं कोला नहीं, रुके एक मिनट, गैस के उसको कहते हैं हम लोग, एक मिनट, कोलिस्ट्रो नहीं, कोलिस्ट्राइडियम परफिंजिस क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस। यस मैम, रिपीट करें मेरे पीछे। कोलिस्ट्रीडियम परफरिंजिस, परफरेंजेंस। कोलिस्ट्रीडियम परफरिंजिस। चलिए ठीक है, क्या आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है जीनत अनवर। यस मैम। मेंशन द टाइप्स ऑफ गैंग्रीन, नेम बताएं। किसके टाइप्स में? गैंग्रीन की। गैंग्रीन की 3 टाइप्स हैं, वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। वेट गैंग्रीन की हमारे पास एग्जांपल होगी माउथ, लंग्स, कर्व सर्विक्स, और ड्राई गैंग्रीन की जो होता है वो हमारे पास होता है टॉयज एंड पिट में ड्यू टू आर्टरियोस्क्लेरोसिस, और गैस गैंग्रीन हमारे पास होता है इन मसल्स एंड इन कोलन। ड्राई गैंग्रीन के बच्चे दोबारा बताइएगा एग्जांपल। मैम टॉयज एंड पिट में होता है ड्यू टू आर्टरियोस्क्लेरोसिस। टॉयज नहीं होता, टोज होता है। आपने मुझे डिजीज बतानी है बेटा। डिजीजेस में होंगी किसकी मैम? ड्राई गैंग्रीन की? हाँ, कोई एग्जांपल देना। ड्राई की होगी रेनॉइड डिजीज में ट्रोमा हो जाता है, और एक थ्रोम्बो ठीक है, एंग्ट्रेटिस। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है जुबैर अहमद। यस मैम। व्हाट इज गैंग्रीनस नेक्रोसिस? मैम गैंग्रीनस नेक्रोसिस में ये होता है कि जो ड्राई गैंग्रीन होती है उसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाती है, उसके बाद मैम मल्टीपल लेयर्स बन जाती है, जो कि कहाँ मैम पे वो होती है? मैम ये होती है लोअर लेग में। बस लोअर लेग में होगी, आर्म्स में नहीं हो सकती? यस मैम। हो सकती है। मैम ये ब्लड इस्कीमिया की वजह से होती है। अच्छा, जो एक्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, कौन सा नेक्रोसिस हो रहा होता है? मैम किस में? एब्सेस में। एब्सेस में मैम लिक्विफैक्टिक नेक्रोसिस। टीबी में कौन सा नेक्रोसिस हो रहा है? मैम टीबी में केसीएस नेक्रोसिस हो रहा था। ठीक है, और आप क्या बताएंगे? फैट नेक्रोसिस किस में हो रहा है? मैम फैट नेक्रो क्वेश्चन बोलना। फैट नेक्रोसिस की एग्जांपल। मैम फैट नेक्रोसिस की एग्जांपल चलिए शाबाश बताएं। मैम नहीं पता। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है जी इकरा रफीक। Yes, ma'am. Ma'am, I prepared with the group 1. Hello, ma'am. आपका मैम आपने जस्ट मुझे प्रिपेयर करने को बोला था, ग्रुप इंडिकेट नहीं किया था। मुझे ग्रुप 1 का पता था तो मैंने उनके साथ प्रिपेयर कर लिया। मैंने आई गेस मेल करके कहा था कि जो लोग इसके अलावा होंगे वो ग्रुप 2 में आएंगे। चलिए आप मुझे बता दें स्टेप्स ऑफ द एक्सट्रिंसिक पाथवे। मैम एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक। मैम एक्सट्रिंसिक पाथवे को डेथ रिसेप्टर पाथवे भी बोलते हैं। इसमें एक फैसल होता है जो कि होता है डेथ रिसेप्टर होता है, वो जाके मिलता है लाइगेंड के साथ, फैस के साथ। जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है तो वो एक जो है बना लेता है, फैट बना लेता है और जाके डेथ डोमेन को एक्टिव कर देता है। देन वो कैस्पेज 8 जो है उसका कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें ऑटोलाइटिक एक्टिविटी होती है और वो एक्टिव हो जाता है, कैस्पेज 8 हो जाता है। देन वो एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस रिलीज करता है जिससे एपोप्टोसिस हो जाती है। चलिए ठीक है, यू कैन डू। और कोई बता है?
यस मैम। क्या नाम है आपका? साइफा जफर मैम। सॉरी, साइफा जफर मैम। आपने क्या प्रिपेयर किया हुआ है बच्चा? मैम ग्रुप 2 है। बताएं व्हाट इज फेट ऑफ नेक्रोसिस? मैम मैम इन मैम जो डेड सेल्स होते हैं या फिर वो फेगोसाइटोस हो जाते हैं, और मैम यहाँ फिर जो है ना फैटी एसिड्स में डिग्रेड हो जाते हैं, और मैम जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और कैल्सिफाइड हो जाते हैं। चलिए ठीक है, आप जा सकते हैं। और कोई बच्चा है? यस मैम। राजिया। जी राजिया, आपने क्या प्रिपेयर किया है? मैम ग्रुप 2 के साथ नेक्रोसिस। व्हाट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस? मैम इसमें अंडरलाइंग टिश्यू होते हैं विच इज प्रिजर्व फॉर द एटलीस्ट सेवरल डेज, टिपिकली काज द इस्कीमिया, और इसकी एग्जांपल हार्ट। जी एग्जाम्पल बताएं। इसकी हार्ट, स्प्लीन और किडनी में होता है ये। चलिए ठीक है। नेक्स्ट रगीजा। मैम बस एक ही करना। हाँ जी, रगीजा। यस मैम। बच्चा आप मुझे बताएं व्हाट इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस? यस मैम। लिकोफेक्टिव मैम इसमें होता है फंगल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स कॉज करते हैं, और इसमें जो कलर होता है इसका क्रीमी येलो होता है, और ये ब्रेन में होता है। रगीजा थी आप? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट। मैम बस एक ही क्वेश्चन। हाँ जी। नेक्स्ट बच्चा और कोई है? यस मैम। मोहम्मद उबैदुल्ला, आप मुझे Yes, ma'am. बताएं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में कौन से टाइप का नेक्रोसिस है? मैम एक्यूट पैंक्रेटाइटिस जो है ये फैट नेक्रोसिस। टीबी में कौन सा होता है? टीबी में कैसियस नेक्रोसिस। व्हाट इज वेट गैंग्रीन? मैम वेट गैंग्रीन इज अ टाइप जो मॉइस्ट टिश्यूज के अंदर होता है, जिसके अंदर लाइक जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो सुपर इम्पोज कर दी जाती है, एंड देन वो उनका बैक्टीरिया का जो लिक्विफेक्टिव एक्शन है उसकी वजह से ये मॉइस्चर जनरेट हो जाता है उस जगह पे, जो लाइक ल्यूकोसाइट्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मे बी इस वजह से होता है शायद। सो ये मेनली जो है ये मॉइस्ट टिश्यूज के अंदर होता है, जिनमें लाइक बॉवेल का या इंटेस्टाइन वगैरह का जो जैसे टिश्यूज होते हैं। चलिए ठीक है, यू कैन लीव। मैम जाहिद और कोई बच्चा? हाँ जाहिद, आपका वाइवा हो रहा था। यस जाहिद। हेलो जाहिद हुसैन। जी मैम। बच्चे मुझे एग्जांपल दे दें कोएगुलेटिव की। मैम किडनी है, हार्ट आ जाता है और स्प्लीन आ जाता है। एब्सेस के अंदर कौन सा होगा? मैम क्वेश्चन समझ नहीं लगी। एब्सेस के अंदर कौन सा नेक्रोसिस हो रहा होता है? मैम मैम एक मिनट, मैम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेगा। एब्सेस के अंदर कौन सा नेक्रोसिस होता है एब्सेस फॉर्मेशन में? मैम लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ड्राई गैंग्रीन की एग्जांपल दे दें। मैम इसमें एग्जांपल में इसमें टूज और फीट में ये होता है ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस, और ये थ्रोम्बोनजाइटिस भी होता है और ट्रॉमा होता है। चलिए ठीक है, आप जाएं। थैंक यू मैम। मारिया मंशा। यस मैम। व्हाट इज फैट नेक्रोसिस? मैम
फैट नेक्रोसिस में बेसिकली फैट डिस्ट्रक्शंस होती है और ये एक्यूट पैंक्रेatitis होता है। किस एंजाइम ने डिस्ट्रक्शन करवानी है? मैम ये पैनक्रियाज के जो एंजाइम है पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम जो होता है उसने मतलब करानी होती व्हाट है आर फैट कैल्शियम सोप्स? मैम कैल्शियम सॉल्ट बेसिकली ये एंजाइम जो फैटी एसिड जो होते हैं वो जब रिलीज होते हैं वो बाइंड करते हैं कैल्शियम के साथ कैल्शियम सॉल्ट बनते चलिए ठीक है, आप जाएं। हैं। ओके मैम। चलिए ठीक है।